हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में बच्चे हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस जो इक्वेशंस है वो होती किस टाइप की हैं। ठीक है, उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। तो किस तरह की इक्वेशंस यहाँ पर होमोजीनियस से क्या मतलब है हमारा। तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट डेल एन जेड ओवर डेल एक्स की पावर एन, a1 del n z over del x n minus 1 del y a2 up to so on is equal to some function of x and y where ai's are constant is called the homogeneous partial differential equation of nth order। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? होमोजीनियस का मतलब ये होता है बच्चे, जिस इक्वेशन के अंदर हर टर्म के अंदर सेम ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकेंड टर्म है, एन ऑर्डर का डेरिवेटिव है यहाँ पर, z के n टाइम्स डिफरेंशिएशन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में भी n टाइम्स जो है डिफरेंशिएशन किए गए हैं, n-1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x है, और फर्स्ट टाइम या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका विद रिस्पेक्ट टू y है। टोटल मिलके nth ऑर्डर बन गया। यहाँ पर भी आपका n ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर भी। तो हर टर्म के अंदर जहाँ पर सेम ऑर्डर का डेरिवेटिव इंक्लूड होता है, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस। अब इसमें डेरिवेटिव्स जो इंक्लूडेड हैं उनकी पार्ट्स क्योंकि 1 है, सो इट इज कॉल्ड होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, यानी कि जो ये कोएफिशिएंट्स हैं वो आपके कांस्टेंट है यहाँ पर। इस तरह की इक्वेशन के सॉल्यूशन की हमने बात करनी है। तो ai's are constant is called homogeneous partial differential equation of nth order। सबसे पहला काम है, सबसे पहला स्टेप है इसके सॉल्यूशन के लिए, आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबल आपने यूज करने हैं यहाँ पर। कैपिटल डी आप डिनोट करेंगे डेल ओवर डेल एक्स के लिए, कैपिटल डी डैश आप डिनोट करेंगे डेल ओवर डेल वाई के लिए। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में डेल ओवर डेल एक्स की जगह डी लिखेंगे तो बात आती है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, तो वो होता है आपका डी स्क्वायर। क्यूब होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो डी क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर z नहीं लिखा हुआ, z जो है आउटसाइड है। तो डेल ओवर डेल एक्स को आपने डी से डिनोट करना है, डेल ओवर डेल वाई को आपने डी डैश से डिनोट करना है। तो ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। ए नॉट एक्स के रिस्पेक्ट में है z के डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव डी की पावर n हो गई, प्लस a1 n-1 तो x के रिस्पेक्ट में है तो d की पावर n-1 हो जाएगी। y के रिस्पेक्ट में एक ही डेरिवेटिव है तो d डैश हो जाएगा, प्लस a2 x के रिस्पेक्ट में n-2 डेरिवेटिव है तो d की पावर n-2 हो जाएगी, d डैश का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस अप टू सो ऑन an dn d डैश, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है n डेरिवेटिव तो d डैश की पावर n, इनटू में आपका z, क्योंकि z आपका सब हर टर्म के साथ है तो इनटू में z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x y है। वहां कुछ नोटेशन नहीं आएगी क्योंकि डेरिवेटिव की जगह आप यूज कर रहे हैं d और d डैश। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली फंक्शन ऑफ d एंड d डैश इनटू z इज इक्वल टू f ऑफ x y। तो बच्चे इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज इक्वल टू cf प्लस pi। नाउ व्हाट इज cf एंड pi? cf is complementary function, cf is your complementary function। ठीक है जी, and pi is particular integral, pi is your particular integral। ठीक है जी, ये बात ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पीआई। अब उसको कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है बच्चे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाई डी डी डैश इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज द सॉल्यूशन ऑफ the equation phi dd dash z is equal to f of x y। इसका जो सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इंक्लूड्स द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने इंक्लूड करेगा? जितने ऑर्डर की आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही उसके अंदर कांस्टेंट्स आ जाएंगे। अगर आपकी nth ऑर्डर की है तो इट इंक्लूड्स n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज फ्री फ्रॉम कांस्टेंट्स, इसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं आता है। अब इन दोनों को निकालने के लिए आपके पास कुछ रूल्स होते हैं। CF लिखने के लिए, CF निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपके पास कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है जी, हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सबसे पहले रूल की अगर हम बात करें
तो पुटिंग d इज इक्वल टू जो आपका 5d डैश है इंटू z इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है आपने। इसके अंदर आपको d को m रख देना है एंड d डैश को 1 रख देना है। सो इट इज द फंक्शन ऑफ m कॉमा 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस 5m, इसको m के लिए आप सॉल्व करेंगे। m की वैल्यू अगर m1 आ जाती है, m2 आ जाती है, m3 आ जाती है, पता नहीं कितनी वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज उतनी आएंगी जितनी ऑर्डर की आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है। n ऑर्डर की है तो दीज वैल्यूज आर n। अगर ये 3 ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो m1, m2, m3 तीन वैल्यूज आएंगी। 1 2 3 हो सकती है, रियल हो सकती है, इक्वल हो सकती है, अनइक्वल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है। ठीक है, m1, m2, m3 इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, रियल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। यहाँ पर अब आपके केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस क्या है? व्हेन इफ, फर्स्ट केस की बात करें, इफ m1, m2, m3 अप टू so on आर अनइक्वल, अनइक्वल होंगे, रियल हो, इमेजिनरी हो, कोई भी इनमें से कोई भी वैल्यू पड़ी है अगर m1, m2, m3 की, तो CF आप कैसे लिखेंगे बच्चे? CF is written as CF is equal to F1 y plus first m1 उठा लो into x plus F2 y plus m2 उठा लो m2 x plus phi 3 y plus m3x प्लस प्लस अप टू सॉन, और भी वैल्यूज हैं तो m4 आ जाएगा, m5 आ जाएगा। इस तरह से आपने CF को लिख देना है। ये कब है? व्हेन m1, m2, m3 वैल्यूज ऑफ m आर अनइक्वल, रियल एंड इमेजिनरी। कुछ भी हो सकता है इनमें से कोई भी केस आए तो आपने CF को इस तरह से लिखना है। दूसरा केस क्या बनता है? इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर दो वैल्यूज इक्वल आ गई एंड m3, m4 आर अनइक्वल, बाकी की वैल्यूज आपकी अनइक्वल है, रियल है, इमेजिनरी है, तो कैसे लिखेंगे हम? CF इज इक्वल टू F1 y प्लस mx, सपोज ये किसी m के इक्वल है, m1 m2 दोनों ही किसी m के इक्वल है, तो y प्लस mx प्लस x F2 y प्लस mx, इसको आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपकी F3 y प्लस m3x प्लस प्लस अप टू सॉन, बाकी वैल्यूज ऐसे लिख देंगे। जो वैल्यू इक्वल है उसको एक बार x से मल्टीप्लाई करके आपको दोबारा से लिखना है। ठीक है, अगर तीन वैल्यूज इक्वल हैं, मान लो इसी में अगर मैं थर्ड केस इंक्लूड कर रही हूँ, मान लो ये जो है m3 भी इक्वल आ गया, m3 भी इक्वल आ गया, तो यहाँ पर बच्चे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है m। मान लो ये तीनों वैल्यूज m के इक्वल हैं तो ये x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से, मान लो चार वैल्यूज इक्वल है तो x क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे अगर कोई अनइक्वल वैल्यू आ रही है तो उसके लिए आप लिख दो F4 y प्लस m4x। इस तरह से आपने CF को लिखना है। ठीक है, आई थिंक ये दोनों तीनों केसेस आपको जो है क्लियर हो गए होंगे। अनइक्वल के लिए, इक्वल के लिए, रियल, इमेजिनरी कुछ भी आए आपने ऐसे ही लिखना है CF। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग द हाउ टू फाइंड PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हमारे पास क्या है, केसेस है। ठीक है, सॉरी, कैसे बनेगा? देखिए PI जो होता है हमारा बेसिकली दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। किस तरह की इक्वेशन का है? 5d डैश इनटू z इज इक्वल टू व्हाट? f ऑफ x y। इसका सॉल्यूशन हमारा PI होता है। एंड PI लिखने का तरीका क्या होता है बच्चे? 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d डैश इनटू f ऑफ x y। एक तो तरीका क्या है लिखने का कि ये जो f ऑफ x y है ये इधर नहीं आ सकता, ये इधर ही रहेगा। जब तक यहाँ से d और d डैश खत्म नहीं हो जाते, ऑपरेट करना है आपने इसको, इसके ऊपर ऑपरेट करना है, जब तक ये d और d डैश खत्म नहीं हो जाते ये फंक्शन आप यहाँ नहीं लिख सकते हो, ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब इस पे जो ऑपरेट करना है हमने वो डिपेंड करता है कि ये फंक्शन हमारा कैसा है। ये फंक्शन हो सकता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है ये फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है ये फंक्शन हमारा कोई एक तरह से पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो, x स्क्वायर y स्क्वायर कुछ इस तरह से हो। ठीक है, ये फंक्शन अदर फंक्शन भी हो सकता है, इससे अदर कुछ और वैल्यूज भी हो सकती है, मतलब डिपेंड करता है कि ये फंक्शन आपका क्या है, उस पे आपके केसेस होंगे। तो फर्स्ट केस क्या है? इफ
f of x y is equal to e raised to the power ax plus by। हमने फर्स्ट केस उठाया है कि ये जो फंक्शन है अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम पीआई कैसे निकालेंगे। तो जो आपने बच्चे पीआई निकालना है क्या हो जाना है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी की जगह ए रख दो, डी डैश की जगह पर बी रख दो। ठीक है, इसको मैं एफ ऑफ एक्स वाई ना लिख के अब मैंने यहाँ क्या लिखना है ई रेज टू द पावर, ई रेज टू द पावर में है अगर ये फंक्शन मेरा, तो x का कोएफिशिएंट a d की जगह आ जाएगा, y का कोएफिशिएंट b d डैश की जगह पर आ जाएगा। तो और यहाँ पर ये एक चीज ये होनी चाहिए कि फाई ऑफ a b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो केस ऑफ फेलियर हो जाता है, ये जो आपका मेथड है ये आपका फेल हो जाता है। फिर हम एक जनरल मेथड होता है उस पे जाएंगे। ठीक है जी, आपने क्या करना है डी की जगह ए रख देना, डी डैश की जगह बी। अगर ये 0 आ गया तो ये मेथड फेल, दूसरे मेथड पे आ जाएंगे, जनरल मेथड बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो ये पीआई हो गया हमारा। ठीक है, एक और बात इसमें, कहीं पर भी आपको 1 अपॉन में डी इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर कोई मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन डी। देखिए डी को हमने किससे डिनोट किया था, डेल ओवर डेल एक्स, डेरिवेटिव हो गया था ना, तो 1 अपॉन डी होती है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, वाई को आप कांस्टेंट मान के और इस एफ ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर कहीं पर इस तरह से वैल्यू मिलती है तो अगर ये डी डैश है तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर आपका वाई हो जाएगा। उस केस में आप एक्स को कांस्टेंट मानेंगे और ये आपका वाई के रिस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है कुछ 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी डैश। डी का मतलब डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई अगर हमें मिला कहीं पर डी ऑफ, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव। ये तो अंडरस्टूड है कि ये डी हमने किसे डिनोट किया डेरिवेटिव से, तो इसका आपने क्या कर देना है डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी डैश होगा तो विद रिस्पेक्ट टू वाई आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है जी, ये कुछ नोटेशन की बात हुई। एक फर्स्ट केस की बात हुई कि अगर एक्सपोनेंशियल है तो आपने किस तरह से सॉल्व करना है। सेकेंड केस पे आते हैं बच्चे, इफ एफ ऑफ एक्स वाई जो राइट साइड में आपका फंक्शन पड़ा है वो हो सकता है साइन ax प्लस बी वाई हो, वो हो सकता है cos ax प्लस बी वाई हो, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आपने पी आई निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, दैट इज 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डी डैश तो आना ही है। ठीक है, इनटू साइन आपने ax प्लस बी वाई लिखना है। ठीक है, अब इसको ऑपरेट कैसे करना है आपने, यहाँ पर चाहे ये हो चाहे ये वैल्यू ये भी हो सकती है, आपने डी स्क्वायर को रख देना है माइनस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करना है, एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है, उसके आगे माइनस साइन लगा देना है। डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट बी है उसका स्क्वायर करना है, माइनस साइन लगा दोगे। डी डैश यानी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन लगा दोगे। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट करनी है। अगेन इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, 0 जैसे ही हो गया मेथड आपका फेल हो जाएगा। अगेन वी विल गो फॉर द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए। अब अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल x की पावर m मिल जाए, y की पावर n मिल जाए, थर्ड केस आपका क्या बनता है, थर्ड केस बनेगा इफ f of x y is equal to x raised to the power m y raised to the power n, x raised to the power m हो और y raised to the power n हो, तो हमने क्या करना है pi जो हमारा बनेगा that is equal to 1 upon function of dd dash n into x raised to the power m y raised to the power n। आपने क्या करना है इसको उधर ले जाओ ऊपर, phi of dd dash की पावर -1, इसको आप एक्सपेंड कर दो। अब एक चीज यहाँ पर होती है हमारे पास कि यहाँ से आपको जो एक्सपेंशन ओपन करनी है ना, ये आपने करनी है 1 प्लस माइनस सम फंक्शन ऑफ डी डी डैश की पावर -1, यानी कि इसको आपने जो बनाना है वो क्या बनाना है 1 प्लस माइनस सम फंक्शन ऑफ डी डी डैश। ठीक है, तभी ये बाइनोमियल ओपन होगी। दूसरी बात, अब 1 प्लस यहाँ से आप d को बाहर निकाल लें या d डैश बाहर निकाल लें, d की पावर्स बाहर निकाल लें या d डैश की पावर्स बाहर निकाल लें, इसको आप
किस टर्म में आपने इसको एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पर आपके सब केसेस बनते हैं कि इफ m is less than n, then if m is less than n, then expand this, then expand, चलो फाइव लिख लेते हैं हम। ये अंडरस्टूड है कि आपने वन प्लस माइनस तो बनाना ही है। हम यहाँ पर बार बार इसको वन प्लस माइनस ना लिखे, क्योंकि अगेन वो फंक्शन ऑफ डी डी डैश ही आना है। तो एक्सपैंड फाइव डी डी डैश इन पार्ट्स ऑफ d अपॉन डी डैश, यानी कि d डैश की हाईएस्ट पार्ट्स आप बाहर निकाल देंगे। क्वेश्चंस पे आएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। इसको एक बार रूल को लिख लो आप कि एक्सपैंड करना है आपने फाइव डी डी डैश को इन पार्ट्स ऑफ d अपॉन डी डैश। इफ m is greater than n, then expand फाइव डी डी डैश इन पार्ट्स ऑफ d डैश अपॉन d। अगर सेम पार्ट्स हैं दोनों की कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, किसी के भी रिस्पेक्ट में आप किसी भी फॉर्म में आप उसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, डिफरेंट फॉर्म में हो अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई, इन जो भी हमने फॉर्म्स डिस्कस की हैं कि एक्स की पावर में हो सकता है या कुछ इस तरह से है, या फिर साइन है, कॉस है, ई की पावर में है। अगर इनसे कोई अलग फंक्शन आ जाए या फिर आपका कहीं पर टेस्ट फेल हो जाता है, ये वाला जो मेथड है ये फेल हो जाता है, जीरो बन जाता है डिनोमिनेटर में, उस केस में आपको जनरल मेथड लाना है। जनरल मेथड क्या कहता है कि देन रिजॉल्व, आपको सबसे पहला काम है जो फाइव डी डी डैश है इसको आपने रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व फाइव डी डी डैश इनटू फैक्टर्स, आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं सबसे पहला काम। फिर आपने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने के बाद आपके पास कुछ फैक्टर्स इस तरह के आएंगे, d माइनस एम डी डैश, एम की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 हो सकती है, d माइनस एम डी डैश, यहाँ पर आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई पड़ा है। इस फैक्टर को इस पे ऑपरेट करने का मतलब ये है, जनरल मेथड ये कहता है कि इसका मतलब है भाई इंटीग्रेशन, फंक्शन के अंदर x तो x ही रहेगा, y की जगह पर c माइनस एम एक्स कर दो इंटू डी एक्स। इसको जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि y इसमें रहा नहीं, जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे c को वापस रिप्लेस कर दो, y इज इक्वल टू सी माइनस एक्स है ना, तो c इज इक्वल टू वाई प्लस एम एक्स वापस रख दोगे तो हमारा जो ये है सॉल्व हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अगर दो हमारे पास फैक्टर पड़े हैं तो एक को बाहर रखो, एक के लिए ऑपरेट करो, जब फाइनल आंसर आ जाए तो फिर उस दूसरे के लिए ऑपरेट करेंगे आप। तो ये जनरल मेथड, ये भी आप एक बार याद कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है कि इस फंक्शन को आपने फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। देन इस लीनियर फैक्टर की वैल्यू आपको आनी चाहिए निकालनी। m की वैल्यू आप देखेंगे कि m की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 जो भी है, तो y को आपने रख देना है c माइनस एम एक्स फंक्शन के अंदर, x का फंक्शन बच गया, इंटीग्रेशन आप जैसे ही कर रहे हैं वापस c को y प्लस एम एक्स रखेंगे तो अगेन आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, जो गिवन फंक्शन होता है बेसिकली वही आ जाता है वापस। ये एक मेथड है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आपका जनरल मेथड से आप करेंगे। अदर फॉर्म हो या केस ऑफ फेलियर हो या आपका जो है ये अपना जो शॉर्टकट मेथड, एक तरह से उसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, वो हमारा फेल हो जाए तो हम इस जनरल मेथड पे आएंगे। ठीक है जी, रूल्स आपको आई थिंक क्लियर हैं। होमोजेनियस इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, हमें दो चीजें निकालनी बेसिकली, CF एंड PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए रूल्स हमने देखे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए रूल्स हमने चेक किए हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस पे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनके क्वेश्चंस की।